तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज की वीडियो में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है ये करना भी सीखेंगे। खासकर लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, आपको बिल्कुल नहीं होगी, बस ध्यान से समझिएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर क्या रहा है। चैप्टर कह रहा है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बात आएगी कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, या सीधी सी बात कि हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे में मैं आपको 2-3 तरीके से डिफाइन करके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑकर व्हेन केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम आर फॉर्म्ड और ब्रोकन, यानी कि जब किसी एटम के बीच में या तो उनके बीच में बॉन्ड बने या तो टूटे, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरे तरीके से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी ठीक है, सूटेबल है, अच्छा लगता है। तीसरा तरीका है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, दूध से दही का जम जाना, फूड का डाइजेशन हो जाना, तो उसमें क्या हो रहा है, वो अपने एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। इसी वजह से आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, वरना सबसे अच्छा डेफिनेशन बीच वाला है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे अच्छा है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बाकी आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होता है। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए और उनके बीच में जब रिएक्शन कराया जाएगा तो पानी बनता है, तो वो दोनों गैसेस थे, बन क्या गया, लिक्विड। तो ये टोटली क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग हो गई। अलग हो गई कि नहीं, बस वही चीज़ समझाई जा रही है। अब इसमें समझिएगा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि जिस सब्सटेंस को हम लेते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है यानी कि भाग लेता है, वो आपका रिएक्टेंट कहलाता है। और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब हम रिएक्टेंट को लेके केमिकल रिएक्शन कराते हैं और जो सब्सटेंस बनता है उसी को हम प्रोडक्ट नाम देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन में इस साइड वाला जो पार्ट है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। चलिए अब प्यार से दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझा, रिएक्टेंट समझा और प्रोडक्ट समझा। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इस साइड वाला पार्ट रिएक्टेंट कहलाता है, यानी कि जिस सब्सटेंस को लेके हम उनके बीच में रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और इनके रिएक्शन के फलस्वरूप यानी कि इसके रिजल्टिंग जो सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ये छोटी सी बात थी, समझ में आ चुकी है हमें। अब बात आएगी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस देख के ही हम जान सकते हैं कि हाँ इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब किसी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके अंदर फॉलोइंग चेंजेस होते हैं, जिसको देखकर हम जान जाते हैं
कि हाँ इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसे समझ लीजिए। या तो उसके स्टेट में, उसकी अवस्था में चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन करके H2O का यानी कि पानी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। यानी कि ये दोनों तो गैसेस फॉर्म में थे और जो पानी बना है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनकी अवस्था में, उनकी स्टेट में चेंज देखने को मिला है। पहले वो गैसेस फॉर्म में थे, रिएक्शन के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो गए। तो वही चीज़ कही है। तो इससे हमें ये देख के पता चल रहा है कि हाँ इनके बीच में रिएक्शन हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक। दूसरा है चेंज इन कलर, यानी कि मान लीजिए कोई रिएक्शन होता है, वहाँ पे उनके कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। या किसी रिएक्शन के दौरान अगर गैस का इवोल्यूशन हो जाए, गैस का विकास हो जाए, यानी कि उस रिएक्शन के दौरान गैस का फॉर्मेशन होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ इनके बीच में रिएक्शन हुआ है। या तो उनके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिले, तब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। और या तो फिर पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ इनके बीच में रिएक्शन हुआ है। चिंता मत करिएगा, एक एक को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और बहुत प्यार से क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए अब एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए सबसे पहले आप चेंज इन स्टेट को ही देख लीजिए। जैसे हमने अमोनिया लिया और उसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड लिया और उनके बीच में रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन के बाद हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो कि एक सॉलिड है। यानी कि अमोनिया जो कि गैस था, हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक गैसेस फॉर्म में है, इनके बीच में जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके स्टेट के बीच में क्या मिला, चेंज देखने को मिला ना। तो बस वही चीज़ तो मैंने आपको समझाई थी कि चेंज इन स्टेट में क्या होता है, उनकी अवस्था में चेंज देखने को मिलता है। गैसेस से वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गया। ये नहीं समझना है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मोमबत्ती लिया, जब हम उस मोमबत्ती का कंबसन करते हैं यानी कि उस मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती पहले कौन से फॉर्म में थी, पहले वो सॉलिड फॉर्म में है। और जब हम उसको जलाते हैं तो वो जलने की वजह से पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और जलने पे CO2 रिलीज़ होता है तो गैसेस फॉर्म में हो गई। तो यानी कि उस सॉलिड से लिक्विड का भी फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ, क्योंकि इनकी अवस्था में, इनके स्टेट में चेंज देखने को मिला, सॉलिड से लिक्विड। और जलने पे CO2 का फॉर्मेशन यानी कि गैस का भी फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत आराम से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। दूसरी बात करते हैं चेंज इन कलर की। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन रस्टिंग का, यानी कि जो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनके कलर में चेंज देखने को मिला कि नहीं। पहले वो सिल्वर फॉर्म में थे या उस कलर के थे, बाद में वो हल्के ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। या आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जब हम सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर वाले पोटेशियम परमैंगनेट को लेके आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे इस रिएक्शन के बाद पहले पर्पल कलर था, वहाँ से वो डायरेक्ट कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनके कलर में चेंजेस देखने को मिले। तो सीधी सी बात है कि हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। कोई डाउट नहीं ना है। देखिए समझिए, देखिए सिट्रिक एसिड जब पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसको पर्पल कलर बनना चाहिए, लेकिन रिएक्ट करने की वजह से वो पर्पल कलर से डायरेक्ट कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिला। वही चीज़ तो बताई गई है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर चेंज देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें एक ही में देखने को नहीं मिलती हैं, वो बात है अलग अलग चीज़ें देखने में अलग अलग जगहों पर मिल जाती है। मान लीजिए किसी में चेंज इन स्टेट हो गया, किसी में गैस का एवोल्यूशन हो गया, किसी में कलर में चेंज हो गया। तो ये सारी प्रोसेस देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये कॉमन सी बात है, ये बहुत छोटे में शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन बताइए, तो आप वहाँ पे बता दीजिएगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है,
सेम कंडीशन, जब कोई जिंक आपका, मान लीजिए जो आपका जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे H2O गैस मतलब H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो वही मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ के बीच में रिएक्शन होता है तो अगर वहाँ से गैस का भी इवोल्यूशन हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इनके बीच में रिएक्शन हुआ है। चौथा पॉइंट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे जब वो रिएक्शन घटता है या अगर उस रिएक्शन को बड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको गर्मी फील होती है या उसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा महसूस होता है। तो वो रीज़न भी है अगर जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बड़े फॉर्म पे करते हैं तब। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है कि नहीं, तो बस वही बात बताई जा रही है। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जब हम क्विक लाइम और वाटर को लेके उनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्विक लाइम यानी कि होता है बिना बुझा हुआ चूना को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे बुझा हुआ चूना की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके सिलेक्ट लाइम की प्राप्ति होती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो CaO होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो स्लेक्ड लाइम होता है उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम कहते हैं यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने गांव पे कभी देखा होगा तो पहले गांव पे पुट्टी वगैरह जब नहीं हुआ करती थी तब ऐसी कंडीशन में पेंट से पहले आपका चूना किया जाता था, चूना से पेंट किया जाता था। उस कंडीशन में चूना को लाके जब पानी में भेजा जाता था तो वहाँ से पूरी बॉइलिंग होती थी, पूरा बुलबुला बाहर आता था। जिस तरीके से हम पानी को जब गर्म करते तब आता, उस तरीके से उसमें से बुलबुला निकलता था और एक गर्मी क्रिएट होती थी और दूर से देखने पे हल्का हल्का उसमें से धुआं भी बाहर निकलता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता था जब वो चूना और पानी आपस में रिएक्ट करते थे, तब वहाँ पे बुझा हुआ चूने का फॉर्मेशन होता था और आप कह सकते हैं कि उसी से फिर पेंटिंग की जाती थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यही प्यारी सी बात है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बताइए काहे नहीं समझ रहे हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है उसे भी समझ लेते हैं। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक कोई मन में डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। कोई मन में डाउट बच जाए तो बताइएगा, अगली वीडियो में पूरा क्लियरिफिकेशन देके जाएंगे। चलिए अगली टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये देखिए क्या होता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को लेके इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि हमें वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। प्रेसिपिटेट को हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसे समझिए कि उसकी तली में यानी कि नीचे के साइड में वाइट कलर का ये जो सब्सटेंस के जैसा ये प्राप्त होता है। उनके प्रेसिपिटेट को हिंदी में क्या कहते होंगे, चलिए अब याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसे समझिए, ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये जो नीचे हल्का सा पार्ट नहीं दिख रहा है बैठा हुआ, यही आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। यही सीधी सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहीं पे टॉपिक को खत्म करते हैं। कोई डाउट परेशानी कोई दिक्कत रह जाए तो हमें कॉल कर लीजिएगा, मतलब मैसेज कर लीजिएगा। बाकी हम अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, उनकी सारी चीज़ों को डिटेल वाइज एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, ताकि मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।